हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी और उसके जो प्रमुख स्थल हैं उन पे हमने पिछली क्लासों में चर्चा की है। आज की जो क्लास है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखो, वो चीजें या वो तथ्य सिंधु सभ्यता के जो परीक्षा उपयोगी हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता महत्वपूर्ण तथ्य। जो मुख्य बातें वो देखो कौन कौन सी हैं। देखो, कई बार प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। देखो बेटा, लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या है? ऐसी लिपि जिसके भावों को या चित्रों को समझकर ही भाव प्रकट हो सके। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक भी या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ने की सफलता हासिल नहीं हुई है। तो समझ नहीं सका कि लिखा क्या है। लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। समझना, लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो दाएं से शुरू होकर बाएं आती और फिर बाएं से शुरू होकर दाएं जाती थी। ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कृषि व पशुपालन यहां के लोग करते थे। कृषि की बात करें, गेहूं व जौ दो मुख्य फसल थी। संयुक्त फसल के भी साक्ष्य मिले हैं। और संयुक्त फसल के साक्ष्य मुख्य रूप से कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। जो संयुक्त फसल की अपन बात करें, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर के बिजाई करना या उनकी खेती करना संयुक्त फसल कहलाता है। इसको मिश्रित फसल भी कहते हैं, जैसे गेहूं जौ चना की मिश्रित फसल गोचनी या बेजड़ कहलाती है। तो संयुक्त फसल के साक्ष्य मिले। कृषि पशुपालन करते थे। मुख्य फसल क्या थी? गेहूं व जौ। देखो बेटा, बात करते हैं हम कपास की। कपास जैसे अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो वहां अपन लिखते हैं कपास मूल रूप से भारत का पौधा है। अतः कहा जा सकता है कपास सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। यानी यूनानी लोगों ने कपास के लिए एक शब्द यूज किया था, सिंडन। सिंडन का अर्थ है सिंध से उत्पन्न। तो कपास की खेती का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को, यानी सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा और सिंडन का शाब्दिक अर्थ होता है सिंध से उत्पन्न। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें स्वास्तिक चिन्ह। वर्तमान में हमारी सनातन संस्कृति का मांगलिक कार्यों का मुख्य आधार है स्वास्तिक चिन्ह। ये स्वास्तिक चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह है वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। इसको स्वित या भगवान सूर्य की उपासना से जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मुख्य मुख्य बातें थी? मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार व वाणिज्य। व्यापार व वाणिज्य करते थे। मुख्य जो धातु थी जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता। जैसे सोने की हम बात करें तो इसका व्यापार दक्षिण भारत से होता था। ठीक है, दक्षिण भारत से इसका व्यापार होता था। चांदी की बात करें तो राजस्थान और अफगानिस्तान से इसका व्यापार होता था। तांबा की बात करें तो गणेश्वर
और ईरान मुख्य रूप से अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी था। सीसा जस्ता राजस्थान वाला पूरा क्षेत्र था इसमें, और इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान, ये जो मुख्य मुख्य धातु थे, यानी मुख्य रूप से सिंधु वासियों के जो व्यापारिक संबंध थे वो ईरान और अफगानिस्तान थे। बाकी लगभग चीजें भारत में ही, जैसे सोना है या चांदी है, टिन, कांसा वगैरह सब, तो ये इनका व्यापारिक और वाणिज्य का जो पक्ष था वो था। देखो बात करें इनकी, तो ये धातु के रूप में, धातु के रूप में जो यूज करते थे, जैसे तांबा और कांसा, सर्वाधिक ये यूज होता था। ठीक है, इसी कारण इस सभ्यता को ताम्रयुगीन या ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। समझना बेटा, बार बार ये प्रश्न आता है, ताम्रयुगीन और ताम्र कांस्ययुगीन, क्योंकि धातु के रूप में सर्वाधिक तांबा और कांसा का प्रयोग होता था। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, सिंधुवासी लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातु से, लोहे की जो धातु थी उससे अपरिचित थे। लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातु से अपरिचित थे, इनको लोहे का कोई नॉलेज नहीं था। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा और कांसा, इनको नॉलेज था या इनके बारे में जानकारी थी। सर्वाधिक यूज होने वाली, सर्वाधिक उपयोग होने वाली धातु तांबा व कांसा थी। इस कारण से ताम्रयुगीन और ताम्र कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गाय, गन्ना व घोड़े से भी अपरिचित थे, पर सुरकोटड़ा से, पता है ना, सुरकोटड़ा से क्या मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। परंतु गाय, गन्ने और घोड़े से ये अपरिचित थे और लौह धातु से भी अपरिचित थे। ठीक है, बात करें इनके मनोरंजन के साधन। सिंधुवासियों के मनोरंजनों के साधन की हम बात करें तो जैसे मुख्य रूप से शिकार करना, मछली पकड़ना और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। मुख्य रूप से तीन चीजें थी जिनसे ये मनोरंजन क्या करते थे, मनोरंजन के साधन थे शिकार करना, मछली पकड़ना और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। इनसे ये मनोरंजन किया करते थे, अपनी टाइम पास किया करते थे। ये मुख्य रूप से इनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है बेटा, आगे हम बात करें तो सिंचाई के साधन। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करने के बाद पता चलता है मुख्य रूप से तीन सिंचाई के साधन प्रयोग में आते थे, तीन प्रकार के। पहला कुआं, दूसरा नहरें, तीसरा जलाशय यानी तालाब। जलाशयों के साक्ष्य धोलावीरा से मिले, 16 जलाशय एक साथ मिले, जलाशयों का नगर भी कहते हैं। नहरें मालवण गुजरात से मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। नहरों के साक्ष्य कहां से मिले, मालवण गुजरात से। ठीक है, और कुएं तो लगभग सिंधु घाटी स्थलों से हमें प्राप्त हुए हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। देखो बेटा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, शव के अंतिम संस्कार के लिए दफनाना और गाड़ना, मतलब एक तो दफनाना मतलब जमीन के अंदर गाड़ना, और एक क्या बोल सकते हैं उसको, अंत्येष्टि। जलाना, दफनाना या अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि दो प्रकार की थी, दफन भी कर सकते थे और साथ में जला भी सकते थे। और वैसे अंत्येष्टि या दाह संस्कार के लिए तीन विधियां प्रचलन में थी। जब भी कोई आदमी मृत्यु को प्राप्त करता था, तीन प्रकार के दाह संस्कार होते थे। पूर्ण समाधि पहला, आंशिक समाधि और कलश समाधान।
देखो बेटा, पूर्ण समाधि, आदमी मर गया, उसको जमीन में वैसा का वैसा दफन कर दो, उसका जो मर्द शरीर है या उसकी डेथ बॉडी है उसको। ठीक है। आंशिक समाधि, पहले उसके शरीर को, जो मर्द शरीर है उसको हिंसक पशुओं के पास डाल दो, हिंसक पशु उसमें से जो शेष छोड़ दे उसको जमीन में दफन कर दो। कलश स्वादान, मर्द शरीर को दफना दो, दफनाने के बाद में जब वो राख ठंडी हो जाए उसको इकट्ठा करके और एक कलश पानी का भर के उसके ऊपर रख दो। तो ये किस प्रकार का था? कलश स्वादान था, पूर्ण, आंशिक और कलश स्वादान। अगर इस सभ्यता के अपन नामों की बात करें, नाम, वैसे इसका मूल नाम सिंधु घाटी सभ्यता। नामकरण करने वाले सर जॉन मार्शल, पहले वाली क्लासों में मैंने बता दिया, सर जॉन मार्शल जो उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। ठीक है। दूसरा इसका नाम हड़प्पा। पहला स्थल हड़प्पा होने के कारण, सिंधु लगभग स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण। ठीक है। और इसके अलावा इसको बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो मुख्य रूप से आज तक इसके जो नाम प्रचलन में आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखो बेटा, बात करें सभ्यता की, इतनी समृद्ध सभ्यता है, उसका पतन कैसे हुआ? विद्वानों ने भी अपने अपने विचार बताए हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सबसे पहले तो इसका जो काल क्रम है उसकी हम चर्चा करते हैं। समय, तो कार्बन 14 पद्धति ये कहती है, C14 या कार्बन 14 पद्धति ये कहती है कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 2350 बीसी से 1750 बीसी इसका समृद्ध काल माना गया है। ठीक है। अब इसका पतन कैसे हुआ? अगर इसके पतन काल की हम बात करें तो मुख्य रूप से 2-3 कारण निकल करके आते हैं। एक तो बाढ़, ठीक है, एक बाहरी आक्रमण, ठीक है, और एक नंबर 3 जलवायु परिवर्तन। ये देखो, बाढ़, ये तीनों ही कारण बिल्कुल वैलिड है। बाढ़ की हम बात करें, हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, लगभग स्थल नदियों के किनारे, हो सकता है अचानक उन नदियों में बाढ़ आई और इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। भारी आक्रमण भी कारण हो सकता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ आर्यों के द्वारा। आर्य मुख्य रूप से पंजाब और अफगानिस्तान से आकर के यहां बसे और इन लोगों ने सिंधु नदी को पार करके इधर ये सभ्यता नई बढ़ाई, वैदिक सभ्यता। ठीक है। भारी आक्रमण 1750 में इसका अंत हो रहा है लगभग, और 1500 के लगभग वो शुरू हो रही है। और तीसरा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में बहुत सारी चीजें आती हैं, या तो बहुत ज्यादा तापमान यानी एकदम गर्मी ही गर्मी, या बहुत ज्यादा सर्दी, सर्दी ही सर्दी, या फिर बिल्कुल अनावृष्टि, बारिश नहीं होना, अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश का जाना, मतलब बाढ़ जैसे हालात। तो ये तीनों ही कारण बड़े उपयुक्त बैठते हैं, बाढ़, भारी आक्रमण और जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों, हम पिछली 4-5 क्लासों में भारतीय इतिहास का जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको पढ़ रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की वो सारी चीजें हमने धीरे धीरे कर करके और समेट करके आपके सामने पेश की है, जो परीक्षा उपयोगी है। और आज की जो क्लास है इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है। और अगली जो अपनी क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। धन्यवाद।